और चलिए अब बात करते हैं दो टूक में। उत्तर प्रदेश दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ की धरती से प्रदेशवासियों के करोड़ों की सौगात दी, जहां पीएम ने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान मंच से पीएम ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम ने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा, आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। आजमगढ़ में देश के लोग जुड़ रहे हैं। हमारे विकास को चुनाव के चश्मे से ना देखें। यूपी विकास की बुलंदियों पर तुष्टीकरण का जहर कमजोर पड़ रहा है। पीएम ने मंच से परिवारवाद को लेकर भी विपक्ष को आड़े हाथ लिया और बीजेपी की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सवाल ये कि क्या सौगातों के सहारे बीजेपी की चुनावी नैया पार हो पाएगी? दो टूक में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान आपको सुनाते हैं। ये कल का आजमगढ़ अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है। ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा। उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। पार्टी का नेतृत्व और एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पे हर एक बूथ पे काम कर रहा है। वो लामबंद है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से और देश की सत्ता से बाहर करना है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में जिस प्रकार से हमारे देश की जनता को परेशान करने का, देश की जनता को बांटने का, देश के भाईचारे को खत्म करने का काम किया है, उसके खिलाफ जनता का मन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का। सवाल ये भी कि एक तरफ जहां बीजेपी मिशन 400 को सफल बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष अभी भी अपनी रणनीतियों को लेकर साफ नहीं हो पा रहा है। ना सीट शेयरिंग को लेकर विपक्ष ने अभी पत्ते खोले हैं और ना ही कोई चुनावी रोडमैप इस समय दिखाई पड़ता है। सवाल यह कि 24 में किसकी तैयारी किस पर भारी पड़ने वाली है और क्या सौगातों की बरसात से बीजेपी के लिए 24 में बात बन जाएगी? दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले न्यूज स्टेट के ये सवाल। सौगातों की बरसात 24 में बनेगी बात। पीएम का 2047 मिशन, विपक्ष की बढ़ी टेंशन। वादा हो रहा पूरा, विपक्ष का सपना क्या रहेगा अधूरा? विकास की रूपरेखा बदलेगी 24 की चुनावी दशा। बीजेपी रणनीति बनाए, विपक्ष आपस में उलझा जाए। तो आज इन्हीं सवालों पर हमारी ये चर्चा रहने वाली है। जो तीनों गेस्ट हैं अपना अपना पक्ष रखेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश श्रीवास्तव प्रवक्ता है बीजेपी से, आपका मैं स्वागत करती हूं। दीपक रंजन जी एसपी से प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत करती हूं। और जेबा खान इस समय कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले जेबा खान, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। INDIA गठबंधन बना और INDIA गठबंधन काफी हद तक अब अपनी जो रूपरेखा है और साथ ही जो रणनीति है उसे साफ करता भी दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें बीजेपी, तो बीजेपी बड़े बड़े एजेंडों के साथ मैदान में है, क्योंकि हम तैयारी की बात कर रहे हैं। राम का नाम कहीं ना कहीं बीजेपी ले रही है, लगातार सौगातें दे रही है। ऐसे में जो विपक्ष की रणनीति है, क्या वो कमजोर नजर आ रही है? जियाबाजी जी, बिल्कुल विपक्ष की जो रणनीति है वो कमजोर नहीं है। और जो मोदी का और जो भाजपा का जो भी एजेंडा है और जो चुनावी वादे हैं, वो देश की जनता भी जानती है कि वो सिर्फ महज एक जुमला है। क्योंकि 2014 में जो वादे किए गए थे, रोजगार का, महंगाई कम होगी, किसानों की आय दुगनी होगी, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, वो सारे वादे तो झूठे निकले। और जहां भी स्टेट में, जिस भी स्टेट में और जहां भी चुनाव होता है, मोदी जी अपने पूरे वादों के साथ पहुंच जाते हैं।
लेकिन चुनाव के बाद वो वादे कितने पूरे होते हैं, धरातल पर उतरते हैं, ये देश की जनता जान रही है। और चारों तरफ असंतोष फैला हुआ है देश में, युवा सड़कों पर है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह पेपर लीक हो रहे हैं और नौकरी नहीं मिल रही है, पूरे युवा परेशान है, देश में युवा परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, पूरा देश का माहौल खराब करके रखा गया है। और बेहद निंदनीय है जो भाजपा के सांसद का बयान आता है कि 400 पार को जब चाहिए तब हम ये संविधान को बदल सकेंगे और जो बदल पाएंगे। तो ये जो उनकी मानसिकता है कि उन्हें संविधान को बदलना है, बहुत ही दुखदाई है ये। और जो लोकतंत्र की आत्मा है ये उसके दुश्मन है भाजपा जो है। तो ये तमाम दूसरी तरफ नहीं, और दूसरी तरफ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दूसरी तरफ जो विपक्ष है झूठ नहीं बोलता है। आप राहुल गांधी के सारे स्टेटमेंट्स को 3 साल के बीच के उठाकर देख लीजिए, कोई भी राहुल गांधी जी की बात जो है वो गलत नहीं हुई है, चाहे कोरोना काल से पहले हो, नोटबंदी के बारे में हो, हर बात उनकी सच हुई है और सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। और देश का विकास कांग्रेस पार्टी के हाथों से पहले भी हुआ है। चलिए ज़ेबा जी, तो आपका ये कहना है कि विकास अगर करेगी तो वो कांग्रेस पार्टी करेंगे। अब ऐसे में दीपक रंजन जी के पास हम चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। दीपक रंजन जी, माना कि बीजेपी की ओर से कई वादे, कई दावे किए जा रहे हैं और एक बार के लिए ये भी मान लेते हैं कि बीजेपी सरासर झूठ बोल रही है, लेकिन विपक्ष की ओर से कोई विकल्प भी तो नहीं दिया जा रहा। माना कि विपक्ष कह रहा है महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन इस महंगाई को, इस बेरोजगारी को विपक्ष कैसे दूर करेगा और क्यों उन्हें जनता मौका दे? इस तरीके का कोई भी रोड मैप, कोई भी रणनीति विपक्ष जनता के सामने क्यों नहीं रख पा रहा है? देखिए दीपशिखा, हिंदुस्तान की महान झूठ छलावे बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता जो ये जुमलेबाजी करके ये 2014 में सत्ता में आए थे और अपनी झूठी गारंटी की वजह से ये सत्ता से बेदखल होने जा रहे हैं 2024 के चुनाव में। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से ये लोग टेंटेटिव अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग प्रत्याशी को घोषित कर रहे हैं, जिस तेजी से लोग प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से जो है इनके सांसद जो है वर्तमान के सांसद इस्तीफा दे रहे हैं। और कुछ ऐसे सांसद हैं जो चुनाव लड़ने से भाग जा रहे हैं। वही हर्षवर्धन जी इसके पुराने जो है भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर हुआ करते थे। यशवंत सिन्हा जी के लड़के जयंत सिन्हा जी जो उन्होंने संन्यास ले लिया। और अभी हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश भाई बैठे हुए यहाँ पे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बाराबंकी वाली जांच पूरी हो गई? उन्होंने कहा कि जांच का हवाला दे करके जो है अपनी जो उन्होंने कहा कि मैं जब तक मेरी जांच पूरी नहीं हो जाएगी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मैं नहीं समझता, शायद भाई भारतीय जनता पार्टी तो विश्व गुरु है, इतनी बड़ी पार्टी, उनको जांच कराने में कौन इतना समय लग रहा है? आज 4-5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया उस बात को। मैं तो नहीं समझता कि अभी तक शायद जांच पूरी हुई है। अब ये बात हमारे बड़े भाई जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही बता सकते हैं। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि उनको आभास हो चुका है कि 2024 का चुनाव जो है वो इंडिया ब्लॉक जीतने जा रहा है। और जो है जो इन्होंने पिछले कई वर्षों से 10 साल की इनकी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार रही है। और इन्होंने वादे किए थे जनता से, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की दिशा में इन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी आप प्रभु श्री राम जी की बात कर रहे थे कि हर बात से ये प्रभु श्री राम को लेकर जाते हैं। देखिए प्रभु श्री राम जितने इनके उतने ही मेरे ही हैं, उतने ही दीपशिखा आपके ही है, उतने ही देवा जी के भी है, सभी के प्रभु श्री राम है। और वो प्रभु श्री राम जो है वो आस्था का प्रतीक है, वो राजनीति का प्रतीक नहीं है कि उनके नाम पे आप राजनीति करो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि धर्म जो है वो निभाने की चीज है, धर्म बुलाने की चीज नहीं है। मेरी भी उतनी प्रभु श्री राम में आस्था है। जी चलिए जवाब ले लेते हैं हरीश श्रीवास्तव जी से, बीजेपी के साथ प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। देखिए हरीश श्रीवास्तव जी, तमाम जो आरोप लगाए हैं यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की ओर से, वहीं एक सवाल ये भी कि पीएम मोदी आज कहते हैं कि जो सौगातें दी जा रही हैं उन्हें चुनावी चश्मे के साथ ना देखा जाए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की यानी कि INDIA की जो राय है वो भले आपस में मिले या ना मिले, जो एक सुर विपक्ष मिलाता दिखाई दे रहा है वो जुमलेबाजी की सरकार कहता दिखाई देता है। क्या वो चीजें हैं जो बीजेपी के पक्ष में इस समय जनता के पास दिखाई दे रही हैं, और कौन सी वो चीजें हैं जिससे विपक्ष के तमाम आरोप जो है निराधार साबित होते हैं? देखिए हमारे मित्र दीपक रंजन जी सवाल कर रहे थे। दीपक रंजन जी को पूरे देश और दुनिया को दिखाई पड़ रहा है कि माननीय
प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। अगर आज हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ तो धरातल में सबको दिख रहा है, रेल परियोजना का उद्घाटन हुआ तो धरातल में सबको दिख रहा है। रेल कहीं आसमान में नहीं बिजती, धरती पे ही बिजती है। और हर घर नल योजना के तहत अगर काम हो रहा है, घर घर शुद्ध पेयजल मिल रहा है, वो भी सबको दिख रहा है। घर घर अन्न पहुंच रहा है, वो भी सबको प्राप्त हो रहा है। वो भी कहीं ऐसा नहीं कि जिसको ये कहे थे कि जुमलेबाजी है। 4 करोड़ लोगों को निःशुल्क आवास मिले, वो भी सबको दिख रहा है, वो धरातल पे ही बने। 12 करोड़ शौचालय बने, वो भी धरातल पे ही बने। तो वास्तविकता ये है कि विपक्ष पूरी तरह होशटाई है। आज आप देखिए कि फील्ड से नदारत है विपक्ष पूरा। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं या जो आप कह लीजिए कि पूरे मालिक हैं, वो न भाई दिख रहा है न बहन दिख रही है। पूरे प्रदेश में आप देखिए कि जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, वहां कांग्रेस की उपस्थिति आपको कहीं दिखाई पड़ रही किसी नेता कार्यकर्ता की? तो ये जो बातें कही जाती हैं कि जुमलेबाजी है, कहने का कुछ नहीं है। एजेंडा आज विपक्ष के पास कुछ नहीं। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, मोदी योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से चौतरफा विकास हो रहा है और सबकी समृद्धि और खुशहाली साकार हो रही है, बिना भेदभाव की सरकार है, तो अब इनके पास मुद्दा नहीं तो केवल एक ही जुमलेबाजी। अरे भाई, आप अपनी बात तो कहोगे हो, आप क्या करने जा रहे हो? इनके पास न एजेंडा है। एक गठबंधन बनाए थे, वो भी ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। और भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता हो या माननीय प्रधानमंत्री जी हो, वो जन जन से संवाद कर रहे हैं, लगातार अहरनिश जनता के बीच है। और ये आम चुनाव, चलिए हरीश जी, तो कुछ काम जो बीजेपी की ओर से किए गए हैं या फिर जो आपके नजरों में कि जनता बीजेपी को क्यों लोकसभा चुनावों में इस बार भी मौका देगी, वो आपने यहाँ पर बिंदु गिनाए। इसका जवाब ले लेते दीपक रंजन जी से। दीपक रंजन जी, आपने कहा राम सबके है, किसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि राम सबके हैं, सबके हैं राम, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, बीजेपी के भी हैं, कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई राजनीति नहीं। लेकिन यहाँ पर जो जनता का मनोभाव है वो इसलिए बदलता है कि जब राम के खिलाफ या फिर सनातन धर्म को निशाने पर लिया जाता है INDIA के नेताओं के जरिए ही, लेकिन उस पर कभी कभी जो राजनीतिक पार्टियों के घटक दल हैं वो अपनी चुप्पी साधे हुए रहते हैं। दीपिका के कर्म अच्छे होंगे ना तो हो जाएगी। 10 साल में आप इनके कर्म बता दीजिए। ये अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय हरीश श्रीवास्तव जी, इनसे मैंने कैंटेशन के बारे में पूछा, लेकिन उसका ये कोई जवाब नहीं दे पाए। ये एयरपोर्ट पर लेकर के चले गए। देखिए, ये सरकार तो ऐसी सरकार है दीपिका जी, जिन्होंने उद्योगपतियों के आगे जो है हिंदुस्तान को गिरवी रख दिया। इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं है। ये वही एयरपोर्ट की बात करते हैं कि जिनकी शादी विवाह के लिए, समारोह के लिए इन्होंने 10 दिन के लिए वहां गए। गांधी जो गुजरात में जहाँ शादी हुई थी बहुत बड़े उद्योगपति परिवार की, 10 दिन के लिए उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्होंने बना दी। अरे गरीबों की आप सुख कब लोगे? अब यही प्रधानमंत्री जी है, देश के प्रधानमंत्री जी की आप बात कर रही हैं दीपिका जी। अब ये दरभंगा गए थे और यही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने सीना चौड़ा करके कहा था, एक भरी सभा में कहा था कि दरभंगा का एम्स पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है। जबकि हकीकत तो यह है कि दरभंगा की अभी तक जब एम्स की जमीन अभी तक हकीकत नहीं की है सरकार ने। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। हरीश भाई साहब से मैंने पूछा कि बाराबंकी की जांच खत्म हो गई कि नहीं खत्म हो गई, उस पर कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, दरभंगा में प्रधानमंत्री जी ने कहा था अगर आप जाएंगे तो आप आर्काइव में जाकर के सर्च कर लीजिएगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने दीपिका जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि दरभंगा का एम्स जो सुचारू रूप से चल रहा है। जबकि हकीकत ये है कि दरभंगा के एम्स में जमीन अभी तक अधिकृत नहीं हुई है। अभी तक वहां पर जो है, अगर हरीश भाई साहब इस बात का जवाब दे दें, शायद उनको मालूम होगा कि दरभंगा का जो एम्स शुरू हो चुका है। और दूसरा मेरा सवाल है हरीश भाई साहब से, एक तो ये कि बाराबंकी के सांसद जी की जांच जो है पूरी हो गई कि नहीं हो गई, और दूसरी ये कि दरभंगा के एम्स जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था दरभंगा के एम्स चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब की बात जो नारा दिया है ना 400 पार, ये नारा 400 पार नहीं, नारा भारतीय जनता पार्टी का 400 हार होने जा रहा है, 400 सीटों पर ये हारने जा रहे हैं। 150 पार करना तो बहुत बड़ी बात है।
हरीश जी कहना चाह रहे हैं, हरीश जी यहाँ पर सपा की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि चुनावों को देखते हुए अधूरे कामों का शिलान्यास या फिर जिस तरीके से कह सकते हैं कि उसके बारे में कहा जाता है वो यहाँ पर हो रहा है। हरीश जी देखिए मैंने बताया ना कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। दीपक रंजन जी दरभंगा भाग गए, उत्तर प्रदेश छोड़ के ही भाग गए जहाँ सबसे ज्यादा सीटें, और वो बाराबंकी की जांच की बात कर रहे थे। ये तो नैतिक मूल्य है भारतीय जनता पार्टी की। आरोप लगा, उन्होंने कहा मैं टिकट वापस करता हूं, अगर आरोप सिद्ध हो गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और ये जिनके अंदर नैतिक मूल्य हैं, जिस पार्टी में नैतिक मूल्य हैं, वही ये करेगा। ऐसा नहीं होगा कि गायत्री प्रजापति की तरह गायत्री प्रजापति के ऊपर, जिनके ऊपर पास्को लगा, उसको तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने प्लेन में घुमा रहे थे, अपने प्लेन में घुमा के साथ लेके घूम रहे थे। एम्स की बात कर रहे थे, गोरखपुर एम्स शुरू हुआ कि नहीं, रायबरेली एम्स शुरू हुआ कि नहीं, बीएचयू में आयुर्विज्ञान संस्थान शुरू हुआ। अरे उत्तर प्रदेश की बात तो कर लीजिए, दरभंगा की बात बिहार में चल के करेंगे, दरभंगा की बात तो बिहार में चल के करेंगे। दीपक जी आप भी उत्तर प्रदेश से ही हैं, वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं, और वहां से आप भाग इसलिए रहे हैं कि आपके पास जमीन नहीं बची है। तो जो 80 सीटों वाला प्रदेश है उसमें तो विपक्ष को कोई खाता खोलने वाला नहीं है, तो दीपक जी इसीलिए दरभंगा भाग गए। अखबार जो पन्ना लोगों से जो है जितने मरीज हैं उनके दुख। चलिए इन तमाम सवालों पर जो है जवाब आगे लिया जाएगा। एक बार ज़ेबा जी के पास हम चलते हैं, ज़ेबा जी से समझने की कोशिश करते हैं। ज़ेबा जी हमने देखा है कि जब जब लोकसभा चुनाव हुए हैं अक्सर सत्ता तब पलटी है जब विपक्ष की ओर से इस तरीके की भूमिका या इस तरीके का जो मुद्दा है जनता के सामने रखा गया है जिससे जनता ने सरोकार किया हो या फिर जनता ने ये माना हो कि वाकई ऐसा हो रहा है। आप लोगों ने बहुत से मुद्दे उठाए, चाहे हम बात राफेल डील की करें, अडानी मामले को लेकर करें, बेरोजगारी की करें, महंगाई की करें या फिर बात किसानों की करें, लेकिन कोई भी मुद्दा उस तरीके से पकड़ नहीं बना पा रहा है जिस तरीके से कांग्रेस का एक जनाधार हुआ करता था और एक पावरफुल पार्टी कांग्रेस को माना जाता था। बीजेपी को यह मौका मिला है बार बार कहने का कि कांग्रेस यूपी से भाग गई। देखिए बोलने में क्या है, कुछ भी ये बोल सकते हैं दीपशिखा जी। पहले तो मेरे भाजपा के प्रवक्ता जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि हवाई चप्पल वालों को सपना दिखाया था कि हवाई जहाज में बैठाएंगे, हवाई जहाज का सपना दिखाकर रेल भी उनका छीन लिया और प्रति वर्ष 10% जो है रेल के भाड़े में फेयर में वृद्धि होती है। गरीब आदमी कहां से लाएगा? आप सोचिए खुद, आपको पता होगा कि पहले क्या फेयर होते थे और आज क्या फेयर है। और जो सीनियर सिटीजन को छूट मिलती थी इन्होंने वो भी छीन लिया। तो ये इनका विकास है। 80% इनकी जो भी सरकार के आते हैं फेयर वो सब अमीरों को देखते हुए होता है, जो भी नीतियां होती हैं, और गरीबों का सिर्फ शोषण हो रहा है, शोषण किया जा रहा है हर क्षेत्र में। मैं क्या बताऊं, एक क्षेत्र हो तब तो बताऊं, और इधर बैठ के उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में ही तो पेपर लीक हुआ था, पूरे जो स्टूडेंट्स सड़क पर उतरे हुए थे कि एक बच्चा कितने मुश्किल से फॉर्म भरता है, एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचता है, एग्जाम देता है और पता चले पेपर लीक हो गया। तो क्या बीतती है परिवार पर, एक मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के परिवार से पूछिए तो हर महंगाई, बेरोजगारी, देश के आम जनता के लिए तो ये सोच ही नहीं रहे। और कर्ज जो 55,000 करोड़ पहले हुआ करता था, कर्ज आज देश पर 3 गुने से ज्यादा हो गया है। जो 70 वर्षों में कांग्रेस ने कर्ज नहीं लिया उससे ज्यादा आखिर ये पैसे कहां खर्च किए गए हैं ये तो बताया जाए। आज देश में विकास सिर्फ पूंजीपतियों का हो रहा है, आम आदमी का नहीं हो रहा है, गरीबों का नहीं हो रहा है। गरीबों का सिर्फ शोषण हो रहा है, युवाओं का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। तो चलिए हरीश जी से इन सवालों का जवाब ले लेते हैं। हरीश जी, कांग्रेस के पास एक मुद्दा है, जैसे कांग्रेस ये मान रही है या विपक्ष ये मान रहा है कि उनके पास अभी भी एक ऐसा तीर है जिससे वो लोकसभा चुनाव में सब कुछ यानी कि बाजी पलट सकते हैं, और वो मुद्दा है महंगाई का। उनका ये कहना है कि हवाई चप्पल का सपना दिखाया लेकिन रेल भी छीन ली गई। देखिए वास्तविकता ये है कि आज हवाई चप्पल वाला आदमी अगर आप एयरपोर्ट पे जाइए
किसी एयरपोर्ट पे चले जाइए, तो जो सुविधा मोदी सरकार ने मुहैया कराई, तो आज चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज को उड़ रहा है। और कह रही थी आम आदमी के लिए ये सड़कों का जाल बिछा दिया, एक्सप्रेसवे का जाल बिछा दिया, तो किसके लिए? आम आदमी के लिए। वो उसमें कोई आम आदमी खास आदमी फर्क नहीं। और ये बात सही है, बोल रहे हैं जैसे 2014 से पहले सड़कें थी ही नहीं, बहुत दुखद है। आप बताइए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था, अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था 14 से पहले। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आप मेट्रो परियोजना कानपुर में थी, आगरा में थी, काशी में थी, आप बताइए ना मेट्रो कहाँ है? और आज एम्स बंद था, गोरखपुर एम्स शुरू कराया, रायबरेली एम्स शुरू कराया। जमीन किसने? ये आम आदमी के लिए है। आयुष्मान योजना आम आदमी के लिए है, आम गरीबों के लिए ये आयुष्मान योजना है। और निःशुल्क जो अन्न मिल रहा लोगों को, वो भी आम आदमी के लिए ही है। सारी सुविधाएं तो आम आदमी के लिए ही योगी और मोदी सरकार ने किया है। जिले जिले में मेडिकल कॉलेज खोले, जिले में मेडिकल कॉलेज खोले। आज उद्योगों का जाल बिछ रहा है, वो बुंदेलखंड हो, वो चित्रकूट हो, वो बांदा हो, वो अलीगढ़ हो, वो आगरा हो, कानपुर हो, लखनऊ हो। ये तो देखिए ये काम, ये समाजवादी पार्टी झूठ बोलने काम करती थी और उसका नतीजा उसको मिला। चलिए दीपक जी से जवाब ले लेते हैं। दीपक जी देखिए, सवाल यहाँ पर एक ही बड़ा बनता दिखाई दे रहा है। वो सवाल ये कि बीजेपी अगर आज अपनी योजनाएं गिना रही है, बीजेपी अगर ये कह रही है कि हमने गरीबों के लिए कुछ किया है, लेकिन बदले में विपक्ष के पास सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के एक्शन पर रिएक्शन देने के सिवा अपना कोई एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिससे लगता है कि जो जनता है वो वाकई लोकसभा चुनाव में बीजेपी को छोड़ विपक्ष के साथ आएगी। देखिए दीक्षिका, हम लोग जनता, देश की महान जनता के बीच में जा रहे हैं और देश की महान जनता में आज इनके खिलाफ इतना ज्यादा जो है माहौल बना हुआ है, क्योंकि आज की तारीख में जनता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की बात करना चाहती है। इनके पास स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की दिशा में इनके पास, बीच में आपको टोकना चाहूंगी, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिए। बीजेपी ने अगर हम बात करें नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरे तरीके से रणनीति बनाई है। 2047 तक का जो विजन है वो बीजेपी ने सामने रख दिया है। इतना ही नहीं, अगर बीजेपी आती है तो 100 दिनों का जो कार्यक्रम है वो कैसा रहने वाला है वो बीजेपी सामने लाई है। सवाल ये बार बार मैं कर रही हूं कि विपक्ष कुछ इस तरीके की वैकल्पिक रणनीति क्यों सामने नहीं रख रहा है? आधा मिनट मुझे दीजिए जी। राहुल गांधी जी ने बोला है कि 30 लाख जो भी शौचालय बनो, शौचालयों का क्या हाल है, हरी पैसा मेरे साथ चले, मैं इनको दिखाता हूँ। और रहा तो और देखिए, अभी ये कह रहे थे ना दरभंगा और अदर स्टेट जाने की जरूरत नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और उसकी राजधानी है लखनऊ, मैं अपने बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ कि लखनऊ में अगर उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से कोई निर्माण कार्य हो रहा तो बता दें। 40,000 करोड़ रुपए इन्होंने फंड रिलीज किया लखनऊ की सड़कों को जो सुदृढ़ मरम्मत कराने के लिए। आज विकास नगर का हाल देख लीजिए, कितने से गड्ढाओं के गाड़ी से जाकर। अरे दीपक जी माननीय राजनाथ जी के कार्यकाल में इतने फ्लाईओवर्स तो चलिए, आप तीनों का शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और आप तीनों ने जो अपनी राय है उसे जनता के सामने रखा ताकि जनता भी ये समझ सके किस तरीके से जो आने वाले लोकसभा के ये चुनाव हैं उनमें आप तीनों का एक जो रोल रहने वाला है, रणनीति रहने वाली है, उसके साथ आप मैदान में उतरेंगे और जनता को बताएंगे कि आप किससे कितने बेहतर है। दो टूक में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दें इजाजत और आप बने रहें न्यूज़ स्टेट के साथ। नमस्कार।